सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रतिरक्षा के प्रकार और अनुसूची। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है इस बुक में वो जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जो है इसको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। और अगर आपकी वैसा प्रिपरेशन नहीं है तो जो है ऐसे अगर क्वेश्चन ख़राब होते हैं तो समझिए कि आप बहुत पीछे जा रहे हैं। तो वैसे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? कोई मानवीय रोग है अगर विश्व के देखिए विश्व के बृहत क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं या एपिजूटिक कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए यानी कि पेंडेमिक। देखिए जो फिलहाल में फैला था कोरोना महामारी वो क्या था? एक पेंडेमिक था। क्यों? क्योंकि विश्व के मैक्सिमम क्षेत्रों में ये फैला था। ठीक है, अब कुछ अन्य शब्दों को भी जान लेते हैं कि और अन्य शब्द क्या होते हैं। देखिए ये सामान्य शब्द है लेकिन इन शब्दों को जानना जरूरी है। तो चलिए इन शब्दों को जान लेते हैं। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एंडेमिक कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में, मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया के मान लीजिए गुजरात वाले क्षेत्र में, बहुत ही छोटे से क्षेत्र में, जैसे एक जिला हो गया, उस तरह से एक जिले में मान लीजिए कि फैला हुआ है तो उसे कहेंगे एंडेमिक। ठीक है, जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों से कम समय में तेजी से फैलता है, ठीक है, मतलब कि कोई निश्चित संख्या लेकिन बड़ी संख्या में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मान लीजिए कि कोई एक राज्य हो गया लेकिन कम समय में बहुत तेज़ी से फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्रों में विस्तार को पेंडेमिक कहते हैं। अगर बड़े क्षेत्र से विश्व स्तर के क्षेत्र पे आ गया, जैसे एक देश से दूसरे देश में कम से कम 10-15 देशों में फैल गया तो उसे कहेंगे पेंडेमिक। ठीक है, और इन शब्दों को जानना बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, कि एंडेमिक क्या है, ठीक है, उसके बाद एपिडेमिक क्या है, उसके बाद पेंडेमिक क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? इस चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिया गया इस बुक में। तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच साहब हैं, लुई पास्चर साहब हैं, एडवर्ड जेनर साहब हैं या लैंड स्टीनर साहब हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि एडवर्ड जेनर साहब हैं। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसका? इम्यूनोलॉजी का, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाता है? ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि डेंगू बुखार जो है निम्नलिखित में से किस शरीर में किसकी कमी से हो जाता है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी हैं कि रक्त में अगर प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स भी कंपोनेंट है एक ब्लड का, जैसे आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, वैसे प्लेटलेट्स भी ब्लड में होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होता है? डेंगू बुखार होता है। चूँकि प्लेटलेट शरीर में रक्तस्राव रोकने रक्तस्राव को हो सकता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति में 2 से 4 लाख प्लेटलेट्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं। 2 से 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा। ठीक है, अगर घर बना दिया जाए मिलीमीटर में, उसमें अगर ब्लड को रख दिया जाए तो उसमें 2 से 4 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सोचिए कितने छोटे प्लेटलेट्स होते हैं, अब समझ सकते हैं। तो विज्ञान यहाँ तक पहुँच चुका है कि इतने छोटे छोटे चीज़ों को भी काउंट कर देता है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ भाई ऐसे साइंटिस्टों को। निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? निम्नलिखित में से
किस सेट में सारे विषाणु जनित विषाणुओं से होने वाले बीमारियां हैं, ठीक है। तपेदिक है, हर्पीज है, रेबीज है, मम्स है, रेबीज है, हर्पीज है, कैंसर है, तपेदिक है, पोलियो है, मैलेटिस है, छोटी माता, कैंसर या तपेदिक है। चौथा है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मम्स हो जाएगा, रेबीज और हर्पीज हो जाएगा, ठीक है। तपेदिक तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मम्स जो है यानी कंठमाला पैराइटिस ग्रंथ कष्टदायक रूप से बड़ी होती है। रेबीज और हर्पीज भी विषाणु जनित रोग हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन रोग जो है इसमें से विषाणु से होने वाला है, कौन रोग बैक्टीरिया से होने वाला है। इतनी जानकारी, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की, बताइए। इसको तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, जोनास साल्क ने या एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जोन साल्क ने, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किया था। तो पोलियो के टीके जो है, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोन साल्क ने वर्ष 1952 ईस्वी में की थी। किसने की थी? पोलियो की सर्वप्रथम खोज जोन साल्क साहब ने 1952 में की थी। पोलियो विषाणु जनित रोग है, ठीक है, जिससे क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और बच्चों में विकलांगता आने की संभावना रहती है। पहले बहुत पोलियो के लोग शिकार होते थे, ठीक है। अब जोन साल्क साहब को धन्यवाद करिए कि लगभग सारे देश से पोलियो क्या है, एलिमिनेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है अन्य एग्जामों में, ठीक है। क्षय रोग को पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए। तो जो एलिसा परीक्षण होता है वो होता है एड्स की पहचान के लिए, ठीक है। अब देखिए, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, जरूरी है, ठीक है। एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोअब्जॉर्बेंट एसे, ठीक है। परीक्षण जो है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म याद करना है, ये एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। एड्स एक घातक संक्रामक रोग है, इसके बारे में सबको पता होगा, HIV, ठीक है, जिसका कारण क्या है, HIV वायरस है। इसका कारण क्या है, HIV वायरस है, ठीक है। तथा इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। ये क्या होता है, एड्स क्या होता है? देखिए, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं हमारे शरीर में एक सैनिक का काम करती हैं। जो भी बाहरी हानिकारक जीवाणु विषाणु आता है उससे लड़ने का काम करती हैं। और HIV एड्स में ये प्रभावित हो जाती है, मतलब कि इनकी बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारी शरीर की लड़ने की भी क्षमता रोगों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। या एड्स निम्न में से किस रोग के नाम का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं ये। एक्वायर्ड इम्यून डिफॉर्मिटी सिंड्रोम, एंटीसिपेटेड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम या एबनॉर्मल इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो 7वां का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बेहद जरूरी है इसका फुल फॉर्म याद करना, ठीक है। ये मत समझिए कि इतना सिंपल प्रश्न कैसे बन सकता है। कभी कभी 3 जो है स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये कौन स्टेटमेंट इसमें ऊपर वाले में सही है। तो AB, BC, ABC या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आते हैं ऑप्शन, तो उसमें एक छोटा सा ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ आपको पूरा प्रिपेयर करके चलना है, एक योद्धा की तरह चलना है। तो एड्स का जो है विषाणु जनित रोग है HIV, इसका फुल फॉर्म है इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग जो है यौन संबंध, ठीक है, देखिए यह है यौन संबंध बनाने से, ऐसे व्यक्ति से यौन संबंध बना रहे हैं जिसको भी क्या है, एड्स है। रुधिर से यानी कि रक्त का जो है ट्रांसफर हो गया किसी वजह से, नीडल की वजह से या कैसे भी, किसी ने रक्तदान किया उसको एड्स है, तो सब जो है फैला देगा। आधान आदि से फैलता है। इसमें रोग
प्रतिरोध, इसमें क्या होता है, रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। विश्व में HIV विषाणु के लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं। भारत में HIV के C उप प्रकार प्रभावी है, मतलब कि यहाँ पे C उप प्रकार के जो है प्रभावी एड्स पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। एड्स क्या है, विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। जो एड्स वायरस है उसके लिए सबसे अधिक आजमाई गई दवा कौन सी है, जिडोवुडिन, माइकोनलाजोल, नॉनकिसनॉल 9 या विराजोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि 8वें का जिडोवुडिन। जिडोवुडिन एक प्रकार का क्या है, एंटी रेट्रोवायरल दवा है, जिसे HIV यानी कि एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। 20 प्रश्नों को ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट में जो है ये भी चैप्टर खत्म होने वाला है। 2 पार्ट बचा है इसका, थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट बचा है और उसके बाद जो है आपका ये प्रश्न सेशन बचा हुआ है। बाकी हम लोग घटना चक्र से कर चुके हैं 2-3 लेक्चर में जो है, 2 लेक्चर में। इसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि 95% कोर्स हम लोग क्या कर लेंगे, 95% कोर्स खत्म कर लेंगे 2 लेक्चर बाद। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया है। विश्व से चेचक का उन्मूलन, चेचक को हटाने का काम कब किया गया है, खत्म हुआ है 1975 में, 80 में, 1996 में या 2008 में। तो 9वां है, उसका उत्तर हो जाएगा, बी, यानी कि 1980 में। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, जिसको छोटी माता भी कहते हैं, एक विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु से होने वाला रोग है, जो वायरियोल यानी कि वायरियोला नामक विषाणु से होता है। याद रखिएगा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस वायरस से होता है। WHO द्वारा विश्व के से चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। BCG का टीका जो है किस रोग को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन भी ज़रूरी है। तो बताइए BCG का टीका किसके लिए लगता है, हैजा, टिटनेस, तपेदिक या एड्स। तो जो BCG का टीका लगता है वो लगता है C, यानी कि तपेदिक के लिए, TB के लिए। तपेदिक यानी कि राजा छवा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रोग, BCG का टीका वैक्सीन दिया जाता है। इसकी खोज जो है अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुएरिन ने वर्ष 1953 में खोज की थी। देखिए, पहले TB से बहुत ही लोग मरते थे, आज भी मरते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मरते हैं, लेकिन पहले जो है इन दवाओं की खोज के बिना बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। साइंटिस्टों को बार बार सैल्यूट करिए कि ऐसी दवाओं की खोज करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे अपनों के लिए, घर परिवार के लिए, जो भी हमारे देशवासी हैं, विश्ववासी हैं, सबके लिए क्या होता है, ये फायदेमंद होता है। टिटनेस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। जो टिटनेस का टीका है, जा जो है लाख हो जाता है, उसमें पूरी धनुष आकार की शरीर हो जाती है। उसकी खोज किसने किया था, एमिल वान बेहरिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 का हो जाएगा ए, यानी कि एमिल वान बेहरिंग ने। देखिए, सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। टिटनेस रोग को सामान्यतः लाकजा या धनुषाकार कहा जाता है। मैं इसको चित्र दिखा के समझा चुका हूँ, जो भी बहनें क्लास ले चुकी हैं, ठीक है, उनको ये सब आसान ही प्रश्न लग रहे होंगे, कोई खास कठिन तो लग नहीं रहा होगा, ठीक है। यह रोग जो है बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है, बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस के टीके की खोज जो है 1890 में एमिल वान बेहरिंग के नेतृत्व में जर्मन वैज्ञानिकों का एक समूह द्वारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा विज्ञान के पहला टीका खोजा गया था, ठीक है। तथा पहला निष्क्रिय टिटनेस टॉक्साइड की खोज और उत्पादन 1924 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में टिटवैक और ATS नामक टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आपको जान लेना है कि जो है टिटनेस लाकजा को रोकता है, ठीक है, और इसकी खोज कौन किए हैं, तो एमिल वान बेहरिंग साहब किए हैं।
इतना जानना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र से क्या तात्पर्य है? अब इसको तो आंख मूंद के आपको बता देना चाहिए कि शरीर में ऊर्जा की संचय करना, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर को मजबूत बनाना या रक्त परिचरण के शुद्धतम रखना। तो 12वां बेहद आसान प्रश्न बी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य जो है क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है तथा रोगोत्पादक यानी कि और प्रतिजनों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैनिक बनाए रखने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? एंटीजन या एंटीबॉडी, लंबवत और क्षैतिज, स्वाभाविक और विशिष्ट उत्पादित या उपरोक्त सभी। तो 13 है उसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि स्वाभाविक और विशिष्ट और उपार्जित। प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद जो है स्वाभाविक हैं और विशिष्ट हैं, ठीक है। इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, पढ़ लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये भी आसान हो जाएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। टी मारक मास्ट कोशिकाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो टी मास्ट हैं कोशिका उसमें संबंधित निम्नलिखित में किससे है? अपनी कोशिकाओं को मरने से रोकती है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 है उसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में क्या ये सहायक है। कौन? टी मास्ट कोशिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? प्रतिरक्षा के कोशिकावाद सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है? मेसिन काफ है, रॉबर्ट हुक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है या थियोडोर स्वान है। तो 15 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यानी कि जो प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जो है मेसिन काफ साहब हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका होता है। इसमें से पहला टीका कौन है? आसान प्रश्न है, बता दीजिए। टिटनेस का, बीसीजी का, टाइफाइड का, डीपीटी का। तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। किससे लड़ने के लिए? ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए दिया जाता है। तो वर्तमान समय में भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के 24 घंटे के बाद बीसीजी के टीका लगाया जाता है। यह प्रथम रोग निरोधक टीका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? जो भी रोगाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उसको पहले सबसे पहले कैसे शरीर नष्ट करता है? एचसीएल द्वारा मारकर, बाइल द्वारा समायोजित करके या पाचन द्वारा या जठररस में विलीन होकर। जो 17 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि एचसीएल द्वारा मारकर। देखिए मान लीजिए ये हमारा आमाशय है, ठीक है। हम लोग खाते हैं यहाँ से, मान लीजिए मुंह है, तो यहाँ जैसे भोजन पहुँचता है, मान लीजिए भोजन है, भोजन के टुकड़े हैं जिसको हम लोग खाए हैं, तो यहाँ पे आमाशय से क्या निकलता है? HCl निकलता है, ठीक है। HCl का छिड़काव होता है, जिससे क्या होता है, जो भी ये पचने में भी सहायता करता ही करता है, लेकिन जो भी इसमें रोगाणु विषाणु हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। क्यों? ये हमारे शरीर की ऐसी बनावट है कि हमको जो है अंदर जाके ये रोग ना फैला सके, इसलिए ये काम कारगर होते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी कभी आपके दिमाग में आया होगा जब ये मार ही देते हैं सब खुद, तो रोग होता कैसे है? कभी कभी नहीं मार पाते हैं, या कभी कभी ऐसे वायरस चले जाते हैं जो मुंह के द्वारा जाने को तो नाक से भी जा सकते हैं, कहीं कट गया उससे भी जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये नहीं मार पाते हैं, या हो सकता है HCl की कमी, HCl उतना नहीं हो पाया हो, या कभी वायरस बड़ा ही खतरनाक वाला हो, ठीक है, तो भी हो सकता है ऐसा, लेकिन मैक्सिमम को ये मार देता है, ठीक है। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाला रोगाणु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक है
द्वारा मारकर नष्ट किए जाते हैं। यह भोजन के अन्य अशुद्धियों को कोशिकाओं में पहुंचने से भी रोकता है। क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किसमें बनते हैं? एंटीबॉडीज जो होते हैं निम्नलिखित में से किसमें बनते हैं? डीएनए में, आरएनए में, डब्ल्यूबीसी में, लिम्फोसाइट्स में। तो 18 है, उसका उत्तर हो जाएगा डीएनए की लिम्फोसाइट में। देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। जब भी हम कोई टीका लेते हैं, चाहे नाक द्वारा, मुंह द्वारा या शरीर में इंजेक्शन के द्वारा, तो हमारी प्रतिरक्षा क्षमता डेवलप होती है, तो एंटीबॉडीज तैयार होती है, ठीक है, रोग से लड़ने के लिए। तो वो कहाँ तैयार होती है? लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडी शरीर द्वारा लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। यह शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। लिम्फ कोशिकाएं प्रतिरक्षी तंत्र में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। जो लिम्फ कोशिकाएं हैं, जान लीजिए, वो प्रतिरक्षा क्षमता में क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन संख्या 19 पे आ जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माँ और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? तो पोलियो का, टिटनेस का, बीसीजी का या हेपेटाइटिस का। तो गर्भ के दौरान माँ को और नवजात शिशु को बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है वो दिया जाता है बी, यानी कि टिटनेस का। 2 टीका पढ़े होंगे, टिटनेस टॉक्साइड वाला टीका शुरुआत में, जैसे पहले बच्चा होता है उसमें 2 टीका लगता है। गर्भावस्था के दौरान जो है 16 से 36 सप्ताह के अंदर एक माह के अंतर मतलब 1 महीने के अंतर पर टीटी का टीका लगता है। 2 टीके माँ और नवजात शिशु को टिटनेस से बचाव के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, 1 दिसंबर को, 4 फरवरी को या 24 अक्टूबर को या 31 मई को? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का, हो जाएगा सी, यानी कि 24 अक्टूबर को। जान लीजिए कुछ और जो भी दिया हुआ है ऊपर, उसका भी बारे में जान लीजिए। विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व तंबाकू निषेध जो है दिवस 31 मई को, और विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को। चारों के चारों बेहद इम्पॉर्टेंट डेट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के लिए, खाली मुख्य सेविका के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए। कृपया करके भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।